ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओके। ये जो चैप्टर है वैल्यू प्रीमाइसेस वाला, इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर 2 में भी आएगा और जीएस पेपर 2 में भी आएगा। तो मैंने जो नोट्स दिया है इसमें सब कुछ है, ये मेरा बनाया हुआ है। मुझे लगता है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्रीएम्बल जो होता है, सबको पता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी बट कस्टमरी ऑन द पार्ट ऑफ a written constitution to have a preamble। preamble का क्या मतलब है? preamble का मतलब है the preamble is a prelude to the constitution, starting point है। it contains the summary as well as the philosophy of the constitution। जब भी preamble से related any question will be there in the examination, your introduction will be these 3 lines only। it contains the summary as well as the philosophy of the constitution। It has also been said that it gives a bird's eye view of the entire constitution। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताऊंगा जो हो सकता है ना मिले दूसरी जगह। तो व्हाट आर द पहले तो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल पहला ये है, इट डिक्लेयर द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि पहला लाइन ही शुरू होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियन लोगों ने खुद से ही बनाया है, उनके ऊपर में इम्पोज किया हुआ नहीं है। किसी ने आउटसाइड पावर ने इम्पोज किया नहीं हुआ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं एग्जाम्पल कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जिसको किसी ने इम्पोज किया है, आपको पता है कुछ जिसको किसी ने इम्पोज किया है? इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड which has been imposed by outside power and which is still functioning as an effective democracy? ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? पहला लाइन इसमें दिया है ना, it declares the supremacy of the people of India, means it has been enacted by the people of India themselves। तो ऐसा कोई आइडिया है आप लोगों को? ये आपको ये पे लिखना है आंसर में कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी यूएस के मिलिट्री जनरल लोग थे, वो लोग बैठ के जापान में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो और वही कॉन्स्टिट्यूशन उनका अभी तक चला आ रहा है। तो उनके ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने इम्पोज किया है, इसीलिए वो वहां पे सोवरेनिटी पीपल का इतना नहीं है। इतना अभी है पर इट हैज बीन इम्पोज बाय आउटसाइड पावर। ठीक है। तो जब भी लिखे कि वी हैव इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पे एक एग्जांपल डाल देना है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय military generals of USA after the Second World War and still it is functioning as an effective democracy even after 75 years of their Second World War। ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंस प्रिएम्बल का ये है दैट इट डिक्लेयर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि पीपल खुद ही सुप्रीम है, उन लोगों ने खुद ही ड्राफ्ट किया है। और दूसरा ये है, इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ये क्वेश्चन में आएगा, व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ। मुझे बहुत सारे लोग आंसर लिख के भेजते हैं, इतना गंदा लिखते हैं आंसर प्रिएम्बल के ऊपर में। जब भी पूछा जाए आइडियल्स एंड एस्पिरेशन, इट कंटेन्स प्रिएम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आइडियल्स क्या है? सोवेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। मैंने लिख दिया है इसमें। ये 5 आइडियल्स है, सोवेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ये 5 आइडियल है। और एस्पिरेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पिरेशन ये है कि देयर शुड बी जस्टिस इन द सोसाइटी, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। ये एस्पिरेशन है, जस्टिस होना चाहिए। जैसे कि सारे कास्ट के बीच में जस्टिस नहीं है, सम कास्ट आर इकोनॉमिकली रिच और सोशली दे आर वेरी पावरफुल एंड सम कास्ट आर इन ए वेरी बैकवर्ड पोजीशन। अभी भी इवन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे कास्ट लोग का अपलिफ्टमेंट हुआ नहीं है। तो ये हमारा एस्पिरेशन है कि जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस में एक्चुअली तीनों आता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कवर किया गया है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कवर किया गया है। पॉलिटिकल जस्टिस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है। लिबर्टी तो आपको पता है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अभी भी न्यूज़पेपर कुछ भी छाप सकता है, न्यूज़ में कुछ भी डिबेट होता है। सो एवरीवन हैज द राइट टू से एनीथिंग
एज ही लाइक। उसमें खाली सिर्फ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट ना करे, बस यही है। तो अगर आपको पूछा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल, तो पहला बात बोलना है इट डिक्लेयर्स द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा बोलना है इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और तीसरा इट हैज एन इनेक्टिंग क्लॉज, मतलब इसमें लिखा गया है कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू होगा। तो सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स में थ्री थिंग्स होना है, that it declares the supremacy of the people of India, and the second is it contains the ideals and aspiration of the people of India, and third it also contains the date from which the constitution become effective। ये तीन आपको लिखना है। और जब भी आइडियल्स आए तो आपको ये पांच आइडियल, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, और जब भी एस्पिरेशन आए तो ये देना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इतना है। अब पूछा जाए इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता रहता है, इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या आपको क्या लगता है वो पार्ट है कि नहीं है? यस सर। कुछ बताइए। सर पार्ट है। पार्ट है। क, यस। क, क, पर 1960 में बेरुवारी केस में तो बोला गया था दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर, उसके बाद फिर 1973 में जो केशवानंद भारती केस था सर, उसमें गुड, इसको। ये आपको देना है। ठीक है, आपको पता है, और 1973 में केशवानंद भारती में बोला था दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो, देन वी कैन रिफर टू द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है ये बोलना है, मॉडर्न व्यू यही है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम केशवानंद भारती केस दैट प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और अमेंडमेंट ऑफ द प्रिएम्बल सिर्फ एक ही बार हुआ है, आपको तो पता होगा, इतना सारा आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाया कि 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ है। 42nd अमेंडमेंट में प्रिएम्बल को अमेंड किया गया 1976 में, और दो वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये मैंने लिख दिया है, ये आपका काम आएगा प्रीलिम्स में भी, पर ये इसमें मेंस का कोई मतलब नहीं है। अब डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में लिखना है, जो कीवर्ड से प्रियमल है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? और जो जो मैं एग्जांपल दूंगा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपको। सर सॉवरेनिटी का इंटरनल ये इंटरनल हम्म, और एक्सटर्नल मैटर्स में सर फ्रीडम। क्या कोई भी फ्रीडम? कोई भी कंट्री के पास इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन लेने में फ्रीडम सर। जैसे कि अच्छा, ये हम्म, जैसे कि कोई टेरिटरी हम दे भी सकते हैं, किसी की ले भी सकते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब यही है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है ना कि ऑस्ट्रेलिया में अगर इफ देयर वो लोग अगर चाहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो लोग खुद ला नहीं सकते। वो लोग अपना पार्लियामेंट से पास होकर ब्रिटिश क्वीन के पास अभी भी भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में। तो उनका पूरा एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर if the parliament proposes constitutional amendment, then it has to be ratified by the British Queen or King, जो भी। अभी भी एब्सोल्यूट ये नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है हमें। ये एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड का आप दे सकते हैं। वही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का डिसीजन मेकिंग सुप्रीमेसी होना है। अगर वर्ल्ड बैंक या यूएन आपको बोलता है कि ये इम्प्लीमेंट करो, तो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट। वो हमें फोर्स नहीं कह सकते। यूएस हमें बहुत बहुत बोला कि हम लोग रसिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, पर हम लोगों ने उनका नहीं सुना, क्योंकि हम लोग सोवियन कंट्री है, वी कैन टेक आवर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफेक्ट कराना है, तो दे हैव टू सेंड इट टू द ब्रिटिश क्वीन। ब्रिटिश क्वीन जब साइन होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो उन लोग का एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है, लेकिन हम लोग का सॉवरेनिटी है। ठीक है, सॉवरेनिटी इतना ही है। सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या होता है बताइए? सर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ कम्युनिटी के प्रोडक्शन, पास हो। इसके बाद? कम्युनिटी। नहीं नहीं, कम्युनिटी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो तो ये हो जाएगा कम्युनिज्म।
इस सोशलिज्म का मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के पास हो, और उसका एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा, अगर वो कम्युनिटी के पास हो जाएगा तो वो कम्युनिज्म हो जाएगा। ठीक है? तो सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने नोट्स में दे दिया, अगर ये कोट कर पाए आंसर में अच्छा है। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। पर इंडियन सोशलिज्म का क्या खासियत है? सोशलिज्म सोशल और चाइना में भी सोशलिज्म था, तो वो लोग का तो वायलेंट मीन्स से इलेक्टेड और जो किंग था उसको हम लोग ओवरथ्रो करके सोशलिज्म लाया था। पर इंडियन सोशलिज्म का क्या स्पेशलिटी है? सर इंडियन सोशलिज्म इवोल्यूशनरी है सर, फेबियन भी मतलब बोलते हैं, नेहरूवियन। आप फेबियन का क्या मतलब होता है? कि मतलब धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाने, एकदम ओवरथ्रो नहीं करना, रिवॉल्यूशन नहीं, से नहीं। धीरे धीरे नहीं। सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स थ्रू पार्लियामेंट्री लॉज। जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को हमें राइट देना है, तो हम लोग उनके लिए लॉ बनाएंगे और उनको रिजर्वेशन देंगे, और उनको जो ये जितना भी स्कीम्स है उसमें, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये जितना भी स्कीम है उसमें उनको हम लोग ज्यादा ये देता है, बेनिफिट देता है। तो वो भी एक सोशलिज्म का पार्ट है। और सोशलिज्म का एक और कॉन्सेप्ट है कि तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो भी कम होना है। तो इंडिया का सोशलिज्म का स्पेसिफिक फीचर ये है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। दूसरा फेबियनिज्म और फेबियन सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक मीन से हमें सोशलिज्म लागू करना है। और ये वही द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन सोशलिज्म टू एस्टेब्लिश सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विथ लेसर गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये तो पता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया सोशलिज्म में सक्सेस हुआ क्या इंडिपेंडेंस के बाद? क्या गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर या गैप बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज वो कम हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। तो ये जितना भी चीज है ना हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है। सारे चीज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी भी देखिए कोविड के समय में जब ये हुआ था कि इंडिया का ऑलमोस्ट मोर देन 90% लोग 25,000 से कम इनकम है इंडिया का, तो वो क्या सोशलिज्म हुआ? और जो हम लोगों का जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जितने हैं, वो सब सहारन अफ्रीकन से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उनको। तो वो भी कोई सोशलिज्म नहीं हुआ। और हमारा पर कैपिटा इनकम जो है सिर्फ $2,500 है। और $2,500 में भी अगर टॉप 100 वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन निकाला जाए तो 10 लोग इंडिया के ही होंगे। तो इतना ज्यादा गैप है इंडिया में कि हर टाइप का एकदम एक्सट्रीम रिच भी आपको मिलेगा और एक्सट्रीम पुअर भी मिलेगा। और बिहार यूपी जैसे स्टेट में तो एकदम पूरा ही मतलब खत्म मिलेगा एकदम। पूरा गरीबी का लास्ट लेवल है वहां पे। तो सोशलिज्म जो है हम लोग बस कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाया। बस बोलने के लिए है, पर ये लिखना नहीं है। लिखना है कि हम वी एस्पायर टू बी ए सोशलिस्ट कंट्री, जहाँ पे गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड बी लेस। वही करते रहेंगे इंस्पायर हम लोग। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा बाद में, वो आप लोगों को लिखना है। आपको पता है बिहार और यूपी जो है उसको अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम में काउंट ना करें, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो $4,500 हो जाएगा, और इंडिया मिडिल इनकम कंट्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रीजनल डिस्पैरिटी भी है। साउथ इंडिया हम लोगों का प्रॉस्पर कर रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला को आप स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी नॉर्वे कंट्रीज है उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। और ऊपर हम लोग बिहार यूपी को हम लोग सब सहारन अफ्रीकन, लाइबेरियन, मोरिटानिया ये सबसे कंपेयर करते हैं। तो रीजनल वेरिएशन इज ऑल्सो देयर। अच्छा, सेकुलरिज्म आपको मैं बता रहा हूँ। सेकुलरिज्म में आपको क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, एथिक्स में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो सेकुलरिज्म को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है रिलीजियस ये न्यूट्रलिज्म। पर इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे अलग है दूसरा जगह का सेकुलरिज्म से? कुछ बताइए।
रिलीजियस न्यूट्रलिज्म स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसे आता है यूपीएससी में कि हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सेकुलरिज्म। सर, इंडियन स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। इंटरफेयर लिखना तो सही नहीं होगा ना, इंटरफेयर कहाँ कहता है? जैसे माइनॉरिटी का अपना एब्सोल्यूट राइट है, इनफैक्ट राइट टू प्रॉपर्टी है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और ये जो वक्फ बोर्ड है, उसका जो लैंड है वो रेलवे का लैंड से भी ज्यादा है। तो ये तो कैसे इंटरफेरेंस तो नहीं है? इस पे मैं आपका मतलब जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन लिखना होगा आपको यूपीएससी मेंस में, हर पेपर में। पिछले बार का आप निकाल के देखिए, हर पेपर में आया है। देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो गांधीयन कॉन्सेप्ट सर्वधर्म संभव पे बेस्ड है, ये तो लिखना ही है। प्लस मैं उस दिन फर्स्ट क्लास जब ले रहा था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया जो है इनहेरेंटली सेकुलर है। जब ये मौर्यन एम्पायर के टाइम में, मैंने उस दिन बोला था इसको आप लिख लीजिए फिर से, मौर्यन एम्पायर के टाइम में। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो वन रिलीजन नहीं है। पर मैं जो जो सर, एग्जांपल स्टेट दे और रहा, रिलीजन में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब स्टेट पर स्टेट का तो और कोई रिलीजन है, रिलीजन नहीं है। मतलब मैं, ये आप समझ रहे हैं पर आप इंडिया एक्सप्लेन नहीं इंडिया में कर नहीं है सकते। सर। यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्लियर डिमार्केशन रहता है। देयर इज पॉलिटिक्स रिलीजन डाइकोटमी हाँ वो इन तो है, वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पर पे नहीं इंडिया है। में कैसे नहीं है आप बताइए? ठीक है सर, वो खुद ये, गवर्नमेंट फंड करती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे। हाँ ये जानना चाह रहा था। इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये डिफरेंस है कि हम लोग रिलीजन को फॉलो करने में हम लोग उनको हेल्प करते हैं। जैसे कि हज हज करने जा रहा है कोई मुस्लिम लोग, तो हम लोग उसको सब्सिडी देंगे, उसको जाने के लिए वहां पे भी अरेंज कराएंगे, सारा कुछ करेंगे। और बहुत सारे लोग, जब हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं, तो स्टेट जो है उनका जाने का इंतजाम करता है, चाइनीज गवर्नमेंट से डील करता है वो लोग। तो हम लोग जो रिलीजन को फॉलो करने में, स्टेट इज ए फैसिलिटेटर। और वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट में स्टेट पूरा ही अलग होता है रिलीजियस मैटर से। पर ये तो डेफिनेशन है। पर जब भी सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आया और आपको लिखना है, तो आप वो एग्जांपल जरूर दीजिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडिया में, जो मैंने उस दिन बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन जो था वो जैनिज्म था, और उसका बेटा था बिंदुसारा, उसका रिलीजन आजीविका सेक्ट था, और उसका बेटा था अशोका द ग्रेट, उसका रिलीजन बुद्धिज्म था। इनिशियली शिव जी के फॉलोअर थे वो, बट लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो एक ही फैमिली में बुद्धिज्म, ये रिलीजन वाज ए पर्सनल चॉइस। तो ये देना है आपको एक आंसर। और दूसरा 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 इसका एग्जाम्पल ये भी होगा, अशोका के टाइम में इंडिया में 60 सेक्ट थे, 60 सेक्ट थे, फिर भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होता था। और इसके लिए ही अशोका जो है एक धम्मा मोरल कोड लाया, जो ताकि क्लेश ना हो रिलीजन के बीच में, एक मोरल कोड होना चाहिए। तो जब 60 सेक्ट भी सरवाइव किए, तो ये हमारा इंडिया का डीएनए में ही सेकुलरिज्म है, यहाँ से आप शुरू करना है। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको बहुत अच्छा मार्क आएगा, इसको देना है एग्जाम्पल को, सेकुलरिज्म। और ऐसे भी इंडिया ना एक्सट्रीमली सेकुलर स्टेट है, ऐसे भी मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, पर बहुत सेकुलर स्टेट है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अरुणाचल में, हम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। मैं 12th तक वहाँ के स्कूल में पढ़ा, जो ट्राइबल के लिए स्कूल है, उसमें मैं पढ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वहाँ से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैं वहाँ से एमबीए किया फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैं जामिया मिलिया से तैयारी किया यूपीएससी का, और उस बीच में गवर्नमेंट जॉब करता रहा, और जामिया मिलिया से तैयारी किया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री फ्री से ही मैंने सारा एग्जाम भी पास कर लिया। तो वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इतना सेकुलर हो कि एक माइनॉरिटी को इतना ज्यादा राइट देता हो कि वो कुछ भी कर पाए। और उसको कोई ये का जरूरत नहीं है, कोई वर्ल्ड का ऐसा कंट्री नहीं है। तो इंडिया इनहेरेंटली ये है। और इसमें सेकुलरिज्म में मैंने जो जो पॉइंट दिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। आर्टिकल 15 में यूज हुआ है, द स्टेट फ्रॉम discriminating among the citizen on the state cannot discriminate among the citizen
ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये इसमें 15 में दिया गया है। फिर 16 में दिया गया है प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिलीजन के ग्राउंड पे हम लोग ये नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 is provide for right to freedom of religion to all the individuals as a fundamental right, और आर्टिकल 326 में लिखा गया है it provides for right to vote to all the citizen irrespective of their religion। ये सब जगह में कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 जगह में रिलीजन का यूज हुआ है। ये भी आप अगर कोट कर पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3-4 टाइम्स आपको लिखना होगा हर जगह। ठीक है, तो सेकुलरिज्म में इतना डिबेट काफी है। जैसे आपने कहा वो राइट है कि यूरोप में जो है वो कंप्लीट सेग्रीगेशन होता है स्टेट और रिलीजन में, चर्च और स्टेट एक साथ नहीं है, पहले होता था। पर इंडिया में ये है कि कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं है, वो स्टेट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टू ऑल द रिलीजन्स। ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है क्या? No, sir. डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। वर्ल्ड में कहीं पे है डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी? Switzerland. और स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी एग्जाम्पल है। मैंने दे दिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का 4 जो ये फॉर्म है, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव का मतलब है कि जो पब्लिक हो गया वही लॉ को फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे। कंपेल मतलब उनको सजेस्ट करेंगे, वो लोग दे विल इनिशिएट द लॉ, पब्लिक विल इनिशिएट द लॉ एंड इट हैपेंस इन स्विट्जरलैंड। ये भी है। रेफरेंडम तो आप लोग को पता होगा कि लॉज अगर बनाया गया है तो उसको फिर एक्सेप्टेबल टू द पीपल है कि नहीं, हम लोग फिर पीपल के पास जाएंगे। और ये भी है, ये में फ्रांस में मैंने सब नोट्स में दे दिया है। रिकॉल वो है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फिर से वापस बुला सकता है। ये रिकॉल का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी बहुत बार डिस्कस हुआ है कि अच्छे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोग बुलाने का प्रोविजन होने पर हुआ नहीं। और प्लेबिसाइट तो इंडिया में होता है कभी कभी। कब हुआ था प्लेबिसाइट? मेरे पास पॉलिटी का बहुत अच्छा नोट्स है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बच जाते हैं। मैं एक दिन सारा स्कैन करके आप लोग को भेज दूंगा। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम एग्जिस्ट इन स्विट्जरलैंड इन रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इफ 50,000 इलेक्टोरेट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, then the matter is referred to the people. If the majority of the electorate supports the request of 50,000 voters, then the constitution is amended. After that, it is referred again to the people for their approval. ये भी दिया हुआ है। और फ्रांस में क्या क्या होता है ये भी दिया हुआ है, ये आपको उसमें भी काम आएगा। ये जो कंपैरिजन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में तो आप लोग लिख ही लेंगे, और इतना सारा हम लोग डिबेट ऑलरेडी कर ही चुका है। और इंडिया में क्लोजेस्ट टू डेमोक्रेसी जो है वो ग्राम सभा है, उस दिन डिस्कस किए थे हम लोग। पर वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। ग्राम सभा का सुनता कौन है? वो लोग खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही करते हैं, वो कुछ होता नहीं है। रिपब्लिक तो सबको पता होगा, ये प्रीलिम्स में बार बार आता है। रिपब्लिक का मतलब यही है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जैसे यूके में जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है हेरिडिटरी होता है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड होता है, यही है रिपब्लिक। और जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अच्छा, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में कुछ एग्जांपल बताइए तो सोशल जस्टिस का, रिजर्वेशन को छोड़ के। सोशल जस्टिस का रिजर्वेशन तो एक एग्जांपल है कि हम लोग कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हैं ऑन द कास्ट लाइंस, वो भी एक ये है। और सोशल जस्टिस का कुछ है? हम लोग मेन वोमेन को इक्वल पे, ये भी तो सोशल जस्टिस का बात है। पर इक्वल पे होता ही नहीं है किसी भी फील्ड में। गवर्नमेंट में होता है, जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं मेन और वोमेन के इक्वल पे है, वो भी सोशल The जस्टिस है। तो free सिर्फ legal काम, aid. हाँ ये सही कहा आपने। एलजीबीटी, एलजीबीटी राइट्स भी है सोशल जस्टिस का एग्जांपल। गुड। और
सर कुछ कहा फ्री था आपने? लीगल एड भी आता है क्या? हाँ, वो भी सोशल, फ्री लीगल एड तो, हाँ, सोशल जस्टिस का ही है, वो भी तो गरीब लोग को ही हम लोग देते हैं। सर फ्री राशन। वो भी सोशल, वो तो इकोनॉमिक, हाँ पता नहीं, वो इकोनॉमिक जस्टिस में नहीं आएगा सोशल, ये में फ्री राशन। तो लेकिन वही है, ये दोनों ही, वो उसको आप एक्सट्रीमली पुअर के नजर से भी देख सकते हैं। ठीक है। सोशल सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डीपीएसपी में है, ये याद रखिएगा। अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जितने भी 40 और डीपीएसपी है सब याद कर लीजिए। सब एक के बाद एक के बाद एक पूछता रहता है। सर आपको पता है? हाँ, बताइए। सर जो हरियाणा में पीआरआईज हैं, पंचायती राज, हम्म। वहां पे हाँ, रिकॉल का प्रोविजन है सर। तो रिकॉल का प्रोविजन है। यस सर। तो तो ये तो वो मुझे पता नहीं, इसको आप कोट कर सकते हैं तो। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या सर? हाँ, रिकॉल का अगर ये हुआ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। वो तो अलग बात है कि पंचायत को, एग्जाम्पल तो है ना डेमोक्रेसी का। ठीक है, वो अगर हो तो वो आप देखिएगा, पर मैं वो जानता नहीं हूँ उसके बारे में, मैंने पढ़ा नहीं। मैंने सिर्फ पढ़ा था कि हरियाणा में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन उन लोगों ने रखा है पंचायत इलेक्शन के लिए, पर ये पता नहीं था कि वो लोग रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सोशल जस्टिस जो है डीपीएसपी में है, और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट में है। ये हमेशा आता रहता है, फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 326, पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू वोट। ठीक है, लिबर्टी तो पता ही है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो मीडिया और जितना भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो लिबर्टी का ऊपर में आता है। और फ्रेटर्निटी भी आपको पता है, वासुदेव कुटुंबकम चल ही रहा है, जो है नहीं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा था, ये हमेशा आता रहता है। Has the ideal of socialism become outdated in the era of liberalization? Has the ideal of socialism become outdated in the era of liberalization? ये आप लिखना है कि लिबरलाइजेशन के समय में सोशलिज्म का आइडियल जो है आउटडेटेड हो चुका है। ये आपका पॉलिटी में भी आएगा, इकोनॉमी में भी आएगा, सब में आएगा। इसको मैं डिस्कस कर दूंगा बाद में, क्योंकि इसको मैं लिख के रखा हूँ आंसर। ठीक है, तो ये है ये का, और मैंने जो नोट्स दिया है उससे आपका पूरा प्रीएम्बल का जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू प्रीमाइसेस में जो भी आता है आप देखिएगा, यही सब होगा। ये सेम एग्जांपल आप दे देना है और वो लिख देना है प्रीएम्बल का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन बहुत बुरा लिख रहा है लोग, जो भी मुझे आंसर भेजता है, बहुत जगह से आंसर भेजता है, वो पहला यूनिट का बहुत बुरा आंसर लिखता है लोग। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ गया। देखिए, एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में प्रीलिम्स में हर साल आता है, मेंस में तो आएगा ही। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट सर। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब? सर जैसे कि आर्बिट्रेरी एक्शंस को चेक करते हैं कि मतलब एब्सोल्यूटनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये है। पर ये जो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तो मतलब यही होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, strict implementation of rule of law, checks and balances in the system, और ये, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो इट आल्सो मींस कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक और अच्छा एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस रियल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। मैं यही लिखता था, लिमिटेड गवर्नमेंट तो लिखना ही है, पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस रियल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, कि चेक्स एंड बैलेंसेस हो, और एक पावर एक जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो दूसरे स्टेट को ये कंट्रोल नहीं करना। पर ये होता है क्या इंडिया में?
मतलब सब पावर जो है अपने अपने एरिया में फंक्शन करेंगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये होता है क्या इंडिया में? और हो रहा है क्या अभी? अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर में आंसर लिख के हमको भेजता है कोचिंग वाले भी, वो लोग सिर्फ यही लिखता है, पर ये नहीं लिखता है कि रियली में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो है ही नहीं। जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों ऑर्गन को तो डोमिनेट कर ही रहा है। प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिव इज डोमिनेटिंग बोथ द ऑर्गन्स ना। और जब ये के समय में था, इंदिरा गांधी के समय में, तब भी एग्जीक्यूटिव डील करता था। और दूसरा, जुडिशरी देखिए, जुडिशरी में इतना सारा कोर्ट के स्पेंडिंग है। वो लोग अब जजेस खुद को खुद से अपॉइंट करते हैं। तो वो लोग भी जब मौका मिलता है वो लोग करने की कोशिश करते हैं। फिर लेजिस्लेचर जो है, अगर एब्सोल्युटली ये में रह गया, वो दोनों ऑर्गन को अपना अपना प्रिविलेज को सेफ गार्ड करते हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो सिर्फ बहुत लेटर इन स्पिरिट, लेटर में ही है, नॉट इन स्पिरिट। तो जब भी आप लोग लिखे आंसर, तो उसका ऑपोजिट भी लिखना है कि इन इंडिया वी डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और प्रेजेंटली तो है ही नहीं, बट व्हाट वी हैव इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स जो लिखे गए हैं वही है, पर एक्चुअली में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सही से डिफाइन कर दीजिएगा आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, और एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिंग आउट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफाइन करके बोलो हुआ। उसके बाद उसका नेगेटिव साइड भी लिखना है कि एक्चुअली इन इंडिया we don't have constitutionalism. At some point or other, one organ always tries to dominate the other two organs. And when any party, पहले भी कहा था, when any party enjoys absolute majority on the floor of the house, then it becomes an executive form of government. अभी कोई भी लोग आप देखिए, जब 140 लोग को लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, तो लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है, सारे लॉज 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में पास होते हैं। बजट में कोई आता ही नहीं, खुद ही डिस्कशन करते हैं। तो यही है, इसको भी देना है तब अच्छा लगेगा कि आप बोथ साइड ये कर रहे हैं। जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है लेजिस्लेचर में 42% के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस है, फिर भी वो लोग हम लोगों के लिए लॉ बना रहा है। और अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, हम लोग, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी मैंने लिख दिया है। और वो 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग एंड इट विल टेक 300 years टू प्रोनाउंस द जजमेंट, ये भी लिख दिया है। तो पर जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो फीचर जो एग्जैक्ट होता है वो सारे हैं हमारे में। वो फीचर आप लिख देना आंसर में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो दो सारे ऑर्गन ये नहीं हो पाएंगे। जैसे कि यूके में पार्लियामेंट जो है अदर ऑर्गन को डोमिनेट करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो अगर तीनों में बैलेंस, चेक एंड बैलेंसेस होने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत है। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो चाहिए ही, जुडिशियल रिव्यू, सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसका क्या मतलब है? सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसका क्या मतलब है? सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसका कोई कुछ मतलब है? कैसे सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कंट्रोल करती है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन है? पुलिस। पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? जैसे आईपीएस है, आईपीएस को कौन कंट्रोल? नहीं नहीं नहीं, सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ये मतलब नहीं है, आरटीआई नहीं है। उसका ये मतलब है कि जो पुलिस है, जैसे आईपीएस है, एंटायर पुलिस सिस्टम जो है, वो सारा डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, डीएम के। तो डीएम तो एक सिविल सर्विस वाला है, सिविलियन है वो, पर वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही जो है, जो आर्मी होता है, आर्मी सब होंगे, पर उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको कंट्रोल करेगा। तो हमेशा सिविलियन के ऊपर, क्योंकि राजनाथ सिंह सिविलियन सिविलियन के ऊपर में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो पाएगा। अगर 144 लगाना है पुलिस को, वो बात नहीं कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट वो अभी नहीं। अगर क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, पुलिस का कंट्रोल जो है एक सिविलियन ऑफिसर में होगा।
अगर 144 आर्टिकल लगाना है कहीं पे, तो वो जाएंगे, एसपी जाएगा डीएम के पास, अगर डीएम नहीं है तो एसडीएम के पास, और वहां से रेटिफाई करा के लाएगा। अगर उसको कर्फ्यू लगाना है तो सेम, हो जाएगा डीएम के पास, फिर वहां से रेटिफाई करा के लाएगा। अगर उसको किसी को एनकाउंटर करना है तब भी वो खुद नहीं कर सकता है, वो जाएगा डीएम से रेटिफाई करा के लाएगा, उसके बाद ही एनकाउंटर होगा। जितने भी यूपी में एनकाउंटर हुए हैं, वो सिविलियन लोग उसको ये देना चाहिए तभी हो। सिविलियन लोग से वो लोग परमिशन लेके ही एनकाउंटर करते हैं। तो सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इज नीडेड टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो है इंडिया में। और रूल ऑफ लॉ, ये सारे फीचर मैंने दे दिया है, ये आप लोग को लिखना है इस सर नोट्स के अलावा। हाँ। सर एनकाउंटर का भी प्रोविजन होता है? हाँ, क्योंकि वो, लीगल है? हाँ लीगल है, एनकाउंटर का तो चाहिए ना, अगर वो स्टेट के ऊपर में थ्रेट हो गया कोई, तो उसको तो एनकाउंटर करना पड़ेगा। सर तो ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया। हाँ जुडिशियल है ना, कोई बात नहीं, इसलिए यूपी में होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जज कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोलेगा ना प्रोसीजर से हुआ है। इसीलिए राइट टू लाइफ जो है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट राइट सिर्फ चार ही है, और अनटचेबिलिटी, ये सारा चीज एब्सोल्यूट राइट है, पर राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, कभी भी आपको ये राइट टू लाइफ आपसे छीना जा सकता है सिस्टेमेटिक वे से। तो एनकाउंटर तो बहुत सिंपल तरीका है, इसीलिए तो आपको आईएएस आईपीएस बनना है ना, आराम से एनकाउंटर कर सकता है, कोई बात नहीं। एनकाउंटर मतलब इतना बड़ा बात नहीं है, डीएम कर देता है, डीएम दे देता है ऑर्डर कि ये सोसाइटी और के ऊपर में थ्रेट हो गया, इसको मार दो। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इफेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कुछ रिफॉर्म लाया है, वो भी मैंने लिख दिया है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आरटीआई, जैसे आपने कहा था आरटीआई, उसको इफेक्ट करने के लिए हम लोग लाया है। ठीक है, आपका आरटीआई पॉइंट ठीक था। सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब जो है वो रिफॉर्म किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा, ये लाइन ये अभी के समय में बहुत रेलिवेंट है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री फेल्स, द ब्लेम शुड नॉट बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, it is the political parties and the people of the country who are responsible for implementing the ideals of the constitution। डॉक्टर अंबेडकर का लाइन है, आप ऐसे में कोट कर सकते हैं। If the constitution of a country fails, the blame should not be on the shoulders of the constitutional makers. It is the political parties and the people of the country who are responsible for implementing the ideals of the constitution। ठीक है, हम लोग जो जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं, वही लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तो अल्टीमेटली तो पीपल ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए पीपल ही रेस्पॉन्सिबल होगा, और या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। उन लोगों ने एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है, ये खुद से वो अपना तारीफ कर रहे हैं, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। और जैसे पॉलिटिकल कल्चर है, उसके ऊपर में जैसे हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, एंटायरली वी हैव बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, वहां से लिया है हम लोगों ने। पर यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अच्छे से चल रहा है, पर इंडिया में नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो यूके का जैसा नहीं है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर उतना एडवांस नहीं हुआ है, अभी कॉग्निशन में नहीं पहुंचा हुआ है। अच्छा, पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, कैसे हम लोग वोट करते हैं, कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, पॉलिटिकल कल्चर डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, इट डिटरमाइंस द इलेक्टोरल आउटकम्स, क्या होगा, इट इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर, इट ऑल्सो डिफाइंस द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यहाँ में डेफिनेशन ये सब है, ये तो आप लोग देख लेंगे, मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। The political structure in India and United Kingdom are the same, but the functioning of political system are different because of the difference in political culture।
तो वही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 टाइप को political culture of any country is influenced by 3 factor: cognition, emotion and sentiment, values, cognition. इमोशन एंड सेंटिमेंट कैसे पॉलिटिकल कल्चर को ये करता है, इम्पैक्ट करता है, उसका कोई एग्जांपल है आपके पास? हाउ इमोशन एंड सेंटिमेंट इम्पैक्ट द पॉलिटिकल कल्चर? सर, राम मंदिर। हाँ, ये तो है ही, ये तो है, ये भी है। और पर एक साइड नहीं लिखना है, जैसे राम मंदिर जो लिखा हुआ है, तो दूसरा साइड भी लिखना चाहिए कि वहां पे वो जो बाबरी मस्जिद था वो भी तो ये करता है, क्योंकि जैसे माइनॉरिटीज लोग हैं, वो लोग भी तो एक साइड में वोट देते हैं, तो दोनों साइड लिखना है आपको। तो ये है कि हमारे यहाँ पे और भी है ये इसका डिटर्मिनेशन। जैसे 1989 90 वाला जो इलेक्शन था, जिसमें राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, उसमें 2 फेज में इलेक्शन था। तो पहला फेज में राम मंदिर का इशू जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो बीजेपी स्वीप किया। और जैसे ही एसेसिनेशन राजीव गांधी का हुआ, उसके बाद 190 सीट में इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस स्वीप कर गया। तो इंडिया में जो है वो ये के ऊपर में, सेंटिमेंट्स के ऊपर में वोटिंग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा इसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं ज्यादा मैटर नहीं करता है। और ऐसे भी मतलब हम लोग जो है इंडियन जो है, हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ा फेनेटिक होते हैं कि किसी लीडर के साथ बहुत ज्यादा हम लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए ब्रिटिशर लोग इंडिया को, इंडियन लोगों को समझ गया था, और वो लोग जो भी राजा को हराता था उसको वहां से हटा देता था। पेशवा बाजीराव को महाराष्ट्र में हराया, और उसको वहां से लाके कानपुर में रख दिया। और जो ये मुगल एम्पेरर था, इसको ले जाके म्यांमार में रख दिया, भूटान, ये म्यांमार में। और ऐसे ही करके ये अगर बंगाल का कोई किंग को हराएगा तो किंग को उठा के ले आ देगा। जैसे दलीप सिंह था, वो उसको हराया, ग्रेट पंजाबी किंग दलीप सिंह। तो उसको उन लोगों ने हायर स्टडीज के लिए यूके भेज दिया कि तुम जाओ और हायर स्टडीज करो, हराने के बाद। क्योंकि हम लोग जो लीडर के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो कुछ भी करे अच्छा ही है, वो कुछ भी करे ये है, ये हमारा टेंडेंसी है हमेशा से। तो ब्रिटिशर लोगों ने अच्छे से समझा, इसलिए अच्छे से रूल भी किया। ठीक है, तो ऐसे करके पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, हम लोग का इमोशन से सेंटीमेंट। इंडिया में, इंडिया को डिफाइन करना मुश्किल है। इंडिया को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इमोशनल सेंटीमेंट से डिसीजन होता है। अगर ऐसा होता तो कभी लेफ्टिस्ट पार्टी तो जीतता ही नहीं। लेफ्टिस्ट पार्टी, अभी देखिए, लेफ्टिस्ट पार्टी ने राम मंदिर का जो इनविटेशन है उसको भी ठुकरा दिया है। वो बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, पर फिर भी वो लोग जीतता है। तो इंडिया जो है, इंडिया में सारी चीजें एक साथ चलती रहती है। इमोशन एंड सेंटिमेंट भी होगा, वैल्यूज भी होगा, और कुछ लोग कॉग्निशन से भी वोट करेंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक ही टाइप से वोट होता है, क्योंकि हर हर पार्टी सरवाइव करता है इंडिया में। और आप देखिए साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में भी तो हिंदू कल्चर ही डोमिनेंट है, और वहाँ का जितना भी टेम्पल है वो सब तो ग्रैंड टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। पर वहाँ पे बीजेपी नहीं जीतता है, क्योंकि सबका, हर टाइप का पॉलिटिकल कल्चर इंडिया में है। केरला में जो है परफॉर्मेंस पे जीतता है लेफ्टिस्ट और कांग्रेस। अगर वो परफॉर्म नहीं किया तो वो हटेगा। इस बार लेफ्टिस्ट परफॉर्म किया था, तो उसने कांग्रेस को हटा दिया, हरा दिया, और बैक टू बैक पावर आ गया इनके। तो ऐसे ही हम लोग एक ही एग्जांपल नहीं देना है कि इन इंडिया पॉलिटिकल कल्चर इज डोमिनेटेड बाय इमोशंस एंड सेंटिमेंट, ऐसा नहीं देना है। ऐसा तो किताब में लिखा हुआ है, आपको लिखना है इन इंडिया ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट, बिकॉज इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। ऐसा नहीं दिया, टीचर लोग भी ऐसा नहीं बोलते, पर मैंने ऐसा ही लिखा था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इमोशन एंड सेंटिमेंट ही डिटरमाइन करता है। इंडिया में वैल्यूज भी डिटरमाइन करता है, कॉग्निशन भी डिटरमाइन करता है। इसीलिए हर टाइप का पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करता है और डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वैल्यूज तो आपको पता है। अच्छा, वैल्यूज में ये होता है कि आइडियोलॉजी का ऊपर में वोटिंग होता है, जैसे कि लेफ्टिस्ट हो गया, राइटिस्ट हो गया, सेंट्रिस्ट हो गया। अच्छा, राइटिस्ट का एग्जांपल दीजिए, राइटिस्ट का क्या मतलब होता है? हम लोग कहते हैं ना वो राइटिस्ट है, राइटिस्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन रेडिकल। बाय राइट? नहीं नहीं, रेडिकल नहीं बोलना, ये तो ये ऐसा थोड़ी आप बोल सकते हैं रेडिकल। इनफैक्ट उनका कुछ रेडिकल नहीं है राइटिस्ट का। राइटिस्ट लोग तो वो को ऑर्थोडॉक्स। स्टेटस, फिर ऑर्थोडॉक्स आप लिखेंगे ये भी अच्छा नहीं है।
थोड़ा सोचिए तो मैं आता हूँ। हाँ, राइटिस को डिफाइन कीजिए, तो राइटिस राइटिस बोलते हैं हम लोग। देखिए सर राइटिस में, लिबरल, आप बताइए। लिबरल बोल सकते हैं क्या? लिबरल नहीं, तो राइटिस को लेफ्ट विंग हो गया। लिबरल भी नहीं बोल सकते। लिबरल इज लेफ्ट विंग, और ये राइट विंग अथॉरिटेरियन कैरेक्टर, क्लासिकल अप्रोच टाइप्स, हायरार्की और कैपिटल ये सब। कैपिटलिज्म सपोर्ट तो एक है वही। जैसे राइटिस्ट का मैंने ये लिख लिया है, वो देख लीजिएगा। राइटिस्ट का इकोनॉमिक्स में होता है कि वो लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। रिलीजन में है वो मेजोरिटी का राइट्स को ज्यादा ध्यान देते हैं। दे सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ द मेजोरिटी। इकोनॉमिक में मैंने बोला कि वो लोग कैपिटलिज्म मार्केट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। रिलीजन में दे सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ मेजोरिटी, नॉट माइनॉरिटी। और राइटिस्ट लोग होता है कंजर्वेटिव इन अप्रोच होता है। अभी जो सबरीमाला का केस हुआ था वुमेन का एंट्री में, तो बीजेपी उसको अगेंस्ट में था कि वुमेन नहीं जाना चाहिए टेम्पल में। यस सर। कंजर्वेटिव होता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को देना राइटिस्ट में। इन इकोनॉमिक्स दे सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, और मार्केट दे बिलीव इन मार्केट। और रिलीजन में दे सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ मेजोरिटी, जैसे अभी मेजोरिटी राम मंदिर चल रहा है। और इन ये में ये दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और लेफ्टिस्ट में ये होता है कि वो लोग स्टेट को सपोर्ट करता है कि स्टेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रोल होना चाहिए। स्टेट शुड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और स्टेट ही कंट्रोल करना चाहिए मार्केट में, सोशलिज्म होना चाहिए। और दे बिलीव इन सेकुलरिज्म। दे बिलीव इन सेकुलरिज्म। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल वो दिया था जी। बृंदा करत, प्रकाश करत, इन लोगों ने राम टेम्पल का इनविटेशन को आउटराइटली मना कर दिया। बिकॉज वही लोग बिलीव करते हैं सेकुलरिज्म में। क्योंकि कांग्रेस का ऐसा रहता है कि आधे लोग जो है राइटिस्ट होंगे, आधे लोग लेफ्टिस्ट होंगे। कांग्रेस में सबका मिक्स होता है, जो सेंट्रिस्ट होता है। जैसे कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है, उसमें आधे लोग राइटिस्ट होंगे, आधे लोग लेफ्टिस्ट होंगे। सब टाइप का मिक्सचर होता है। तो वो लोग कंफ्यूज है कि हम लोग जाएंगे कि नहीं ना जाए। हम लोग जाएंगे तो माइनॉरिटी वोट चला जाएगा, नहीं जाएंगे तो फिर मेजोरिटी वोट नहीं करेगा। वो लोग कंफ्यूज है। पर राइटिस्ट का ऐसा है कि सीधा मोदी जी जा रहे हैं। लेफ्टिस्ट का ऐसा है कि वो सीधा मना कर दे रहे हैं। तो लेफ्टिस्ट का ये है, दे बिलीव इन सेकुलरिज्म। इसीलिए इंडिया से खत्म होता जा रहा है। दे बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट लोग माइनॉरिटीज के राइट्स पे भी ये करते हैं। और सेंट्रिस्ट वही है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। इसीलिए सेंट्रिस्ट लोग ज्यादातर इलेक्शन जीतते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद ही आप देखिए, मोर देन 60 और 58 के आसपास कांग्रेस रूल रहा है इंडिया में, क्योंकि सेंट्रिस्ट को इलेक्शन जीतने में इजी होता है। और कॉग्निशन का मतलब यही है, आपको तो पता ही होगा कि वोटिंग वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा कि नहीं, हेल्थ इंडिसेस इंप्रूव हुआ कि नहीं, एजुकेशन में इंप्रूव हुआ कि नहीं। रियल परफॉर्मेंस के ऊपर में जब वोटिंग होगा और लोग डिसीजन लेंगे, उसको कॉग्निशन बोला जाता है। ठीक है, द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये तो सिंपल है। पेरिकल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर, ये तो इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं। ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछिए। मुझे पता है आप वो नोट से सारा आंसर लिख देगा। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आंसर लिख के मुझे फॉलो भेजिए, क्योंकि मैं बहुत बुरा बुरा आंसर चेक कर करके थक गया हूँ। कुछ अच्छा लिख के भेजिए। सर, हाँ। सर क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और पैरोकियल कल्चर बुरा है और सिविक कल्चर अच्छा है? एक बात बताता हूँ, ये यूपीएससी जो है ना, वो बहुत ही मतलब डुप्लीकेट एग्जाम है। मतलब जो आप बिलीव करते हैं वो कभी मत बोलिए। जितना झूठ हो सकता है, इसे शपथ लीजिए कि हाँ, अभी झूठ बोलूंगा और जिंदगी भर झूठ बोलूंगा, और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब हर चीज अच्छा ही बोलना है इसमें। तो ये सब वर्ड ना ही यूज करे तो अच्छा है। पूरा यूपीएससी मतलब बहुत डुप्लीकेट एग्जाम है। इसीलिए तो इसमें आप देखिएगा ना, जो एथिक्स में टॉप करेगा
वही सबसे करप्ट निकलता है, क्योंकि उसको अच्छे से लिखना आता है, उसको पता चल जाता है कि करप्शन कैसे करना है। तो सर बुरा वाला थोड़ा ऐसा। हाँ। थोड़ा इनके डिफरेंस के बारे में बता दीजिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर कल्चर, पहला तो ये है पेरिक्वेल पॉलिटिकल कल्चर। पेरिक्वेल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ये है कि जो पब्लिक है उसको स्टेट के बारे में पता ही नहीं है, उसके पॉलिसीज के बारे में ही पता नहीं है। जैसे अरुणाचल में मैं रहता हूँ, वहां पे कुछ ट्राइब है, उनको पता ही नहीं है कि स्टेट है, उसका कोई लॉ है, उसका कोई पार्लियामेंट हो रहा है। वो लोग सब अपने आप डिसाइड करते हैं। कोई स्कीम वहां नहीं पहुंच रहा है, रेलवे तक नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको स्टेट के बारे में भी पता नहीं है, स्टेट का पॉलिसीज के भी बारे में पता नहीं है, और स्टेट का कोई भी चीज उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पैरोक्वियल पॉलिटिकल कल्चर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब का एकदम हिल का ट्राइब सोच लीजिए, वो है पैरोक्वियल पॉलिटिकल कल्चर। और दूसरा है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर। लोगों को पता है कि स्टेट है, लोगों को पता है कि कुछ पॉलिसीज भी हो रहा है, उसका कुछ इम्प्लीकेशन भी है, पर लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्टेट जो है वो पब्लिक को एज ए सब्जेक्ट टू बी गवर्न ट्रीट करता है, उनका व्यू से उसको कोई मतलब नहीं है। जब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है कोई पार्टी में, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर होता है, पब्लिक उसमें कुछ कर नहीं पाता है। और पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर, जैसे ग्राम सभा, पंचायत, कुछ तो पार्टिसिपेट हो रहा है, उन लोग को पता भी है कि स्टेट काम कर रहा है, स्टेट का बेनिफिट भी वो लोग कुछ कुछ उठा रहा है, वो लोग थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी कर देता है। जैसे अगर कोई लोकपाल बिल बन रहा था, तो वो लोगों ने लोगों से सजेशन मारा, तो सब सजेशन लोगों के थ्रू ही गया था, ग्राम पंचायत और सब 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 के थ्रू ही गया था। तो उसको बोलता है पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। और सिविक पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है ये तीनों का बेस्ट फॉर्म ले लें। तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस लिखा है किताब में इन तीनों का बेस्ट फॉर्म। तो पैरेक्वेल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरुणाचल, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड का ट्राइब को सोच लीजिए। सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर, दूर दूर जगह को सोच लीजिए, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाएगा। But they know about the state, they know about the policies of the state, but they cannot influence the policies of the state. वो है subject oriented political culture. State treat them as a subject to be governed. और पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर आप देख लीजिए, इंडिया में अभी ज्यादातर जगह पे हो रहा है कि ग्राम सभा ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, और दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे कि किसान आंदोलन की वजह से वो लॉ भी वापस हो गया, और दूसरा कुछ भी पता नहीं क्या बनता है, तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर यही है। और कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, फिर हम, मेरा तो आज इतना ही था। कल हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। मैं धीरे धीरे करके आप लोग सब बता दूंगा, और मैं जो लिखा रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ, वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। वो सारा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। मैं तो प्रीलिम्स का प्रिपेयर करता था, मैं सारे टीचर लोग का नोट्स ले लिया, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा। नोट्स पढ़ता था, घटना चक्र पढ़ता था, नोट्स पढ़ता हूँ, घटना चक्र पढ़ता हूँ। ये दोनों ही कीजिए तो इजीली निकल जाएगा, मुझे लगता है। प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, और साथ साथ हम लोग तो मेंस का कर ही रहे हैं। और आंसर मैं 2 क्वेश्चन लिख दूंगा ग्रुप में, वो 2 क्वेश्चन का आंसर लिख के हमको थोड़ा भेजिएगा कि क्या लिखा है आप लोगों ने, तो मैं चेक कर दूंगा और मैं वैल्यू एडिशन भी कर दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए ओके रखते सर। हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।